Hey guys, welcome to our channel पोई पोई Japanese. My name is अक्षय अग्रवाल एंड आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि दिल्ली सेंटर के बच्चे किस तरीके से JLPT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। JLPT का एग्ज़ाम जो कि ईयर में 2 टाइम्स होता है, जुलाई के फर्स्ट संडे को और दिसंबर के फर्स्ट संडे को। तो प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इजीली किस तरीके से आप JLPT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली में जो JLPT एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराता है मोसाई इंस्टीट्यूट। तो आपको जाना पड़ेगा मोसाई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। तो उसके लिए डायरेक्टली आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं मोसाई दिल्ली और इमीडिएटली इनकी वेबसाइट आ जाएगी mosai.org.in। इस पर क्लिक कर देंगे हम, या इसके अलावा इजीली डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक ऐड कर देता हूँ। आपको सिंपली बस क्लिक करना है और आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। तो वेबसाइट ओपन करते ही डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा JLPT का फॉर्म वगैरह, लिंक कहाँ पे है, या फिर हो सकता है कि आपको इनके न्यूज़ अपडेट में जाके चेक करना पड़े। उसमें आता है कि JLPT के फॉर्म अब निकल चुके हैं, इस पर क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं। तब जाके ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज को अगर मैं नीचे स्लाइड करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे इधर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अगर मैं इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख के फॉर्म फिल करूँगा तो फॉर्म फिल करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक तो उन्होंने बोला है जो भी फोटोग्राफ होगी आपकी उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, वाइट ले सकते हैं आप। जो फोटो होगी वो 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, 10 KB से कम ना हो और 50 KB से ज़्यादा ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्म भरने से पहले ही, फॉर्म फिल करने से पहले ही फ़ोटो को एडिट करके उसको 10 to 50 KB के बीच में कर लेंगे, जो कि होगी JPG या JPEG। और जो फोटो का डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। आप सेल्फी अपलोड नहीं कर सकते हो। और इधर कुछ फोटो के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, चलिए एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है, इक्वल हो, डायमेंशन का ध्यान रखना है और कोई स्टाइलिश फ़ोटो ना हो, ऐसी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कार्टून वाली, सेल्फी, टोपी लगा के और ये गॉगल्स लगा के, इस तरीके से कोई भी फ़ोटो आपको नहीं लेनी है। सेल्फी भी इसमें अलाउ नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी कोई अजीब सी फ़ोटो ना हो, ठीक है। सिंपल आपको एक फ़ोटो लेनी है और ध्यान रखना है JPEG फॉर्मेट में हो और उसका जो साइज़ है मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। तो जो फ़ोटो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरने से पहले आपको सेट करके रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ़ोटो लगा देते हैं फिर आपका फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप फ़ोटो एडिट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। और JLPT एग्ज़ाम की फ़ी जो है वो है 1800 इंक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्सेस। तो ये फ़ीस पहले कम थी, कुछ टाइम से बढ़ गई है, तो मे बी कुछ टाइम में बढ़ती रहती है और ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी। तो ये फिक्स फीस है 1800। आप चाहे N5 दे, N4 दे, N3 दे, N2 दे, N1 दे, तो जो फीस है 1800 वो फिक्स रहेगी सारे लेवल्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 1800 ईजिली आप पे कर सकें, ऑनलाइन पेमेंट के टाइम दिक्कत ना आए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ID प्रूफ। तो एक ID प्रूफ आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास आधार कार्ड तो हो गई होगा, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड में जब आप अपना ID प्रूफ अपलोड करेंगे तो एक बहुत ही मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो भी ID प्रूफ है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो 100 KB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, वरना अपलोड नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 50-60 KB भी ये मना कर देता है। तो जितना छोटा साइज़ हो सकता है 20 KB, 30 KB, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करने से पहले। चलिए अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इधर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन JLPT जुलाई 2021, क्लिक हियर। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ईमेल एड्रेस जो भी होगा आपको वो फिल कर देंगे। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है अक्षय निहोंगो, तो मैंने डाल दिया akshay.nihongo@gmail.com। इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं हम इधर। और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो ध्यान रखना है कि वो 1 to 9 न्यूमेरिकल नंबर्स में ही होना चाहिए। मिनिमम 8 डिजिट्स होनी ही चाहिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बीच में होना चाहिए। तो कोई मोबाइल नंबर वगैरह ये कुछ भी डाल सकते हो आप, 1 2 3 और कुछ भी रैंडमली।
ओके, नेक्स्ट मोबाइल, इधर अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट कर देंगे आप। नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप एबल्ड हैं तो यस कर देंगे और अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद कैप्चा, कुछ भी आ सकता है, ये कैप्चा डाल देंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है इसको रिफ्रेश मार सकते हैं कितनी भी बार आप, FIROD। तो अगर आपका कैप्चा सही है तो इसको कर देंगे हम साइन अप। उसके बाद आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड, टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल इनबॉक्स इंक्लूडिंग स्पैम। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली अपना जीमेल लॉगिन करना है, जो भी मेल आईडी आपने जस्ट इंसर्ट करी होगी उस पर एक लिंक आया होगा, उस पर क्लिक करेंगे और वो ले जाएगा हमें फॉर्म की तरफ। चलिए देखते हैं। तो जो सेम ईमेल आईडी मैंने जस्ट साइन अप के टाइम यूज़ करी थी उसी ईमेल आईडी पे मुझे चेक करना है। तो हो सकता है इनबॉक्स में इनका लिंक आया हो या हो सकता है कि स्पैम में लिंक आया हो। कभी कभी लिंक आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो थोड़ा सा वेट करिए, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, कभी कभी टाइम भी लग सकता है। तो मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, या तो स्पैम में आएगा या इनबॉक्स में आएगा, आपको सारे एक बार चेक कर लेने हैं। तो इसको जैसे ओपन करेंगे इसमें आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी जो आपने साइन अप के टाइम यूज़ करी थी वो क्या है, पासवर्ड एक बार इधर रिव्यू कर सकते हैं आप, अभी काम आएगा, बताऊंगा मैं कैसे। और अगर आपको लॉगिन करना है तो इस पर क्लिक करिए, ये मैंने कर दिया क्लिक। तो ये हो गया मेरा ईमेल वेरीफाइड कि हाँ भाई ये लोग वेरीफाइड ईमेल यूज़ कर रहे हैं, अब ये एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। अब आपका अकाउंट तो बन चुका है, आपने साइन अप करके अकाउंट तो बना लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे हमें सेम ईमेल और पासवर्ड यूज़ करना है जो कि जस्ट अभी साइन अप के टाइम हमने ईमेल और पासवर्ड जनरेट किया था। तो चलिए मैं मेरा सेम ईमेल अगेन यूज़ कर लेता हूँ इधर, akshaynihongo@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड होगा वो इधर डाल देंगे आप और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो अब जब मैं अप्लाई या अपडेट नाउ पे क्लिक करूंगा तब मैं फॉर्म भरना स्टार्ट करूंगा। अप्लाई का मतलब है आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, अपडेट नाउ का मतलब है आपने फॉर्म फिल कर दिया है और उसमें कुछ अपडेट आपको करनी है। तो ये ओपन हो गया है हमारा JLPT का फॉर्म। तो ये देखिए ये ओपन हो गया हमारा JLPT का फॉर्म जो कि दिल्ली सेंटर वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से फॉर्म फिल करना है हमें। सबसे पहले आ रहा है कि आपको कौन सा लेवल देना है, N5, N4, N3, N2, N1, वो इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा इधर N1 और N5 ही आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि दिल्ली सेंटर में जो JLPT होता है उसके लिए कैपिंग स्टार्ट कर दी है, मतलब लिमिटेड फिक्स सीट्स जो है उसमें रहती है। तो N4, N3, N2 की सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है, अब बची है N5 और N1 की। तो जैसे ही फॉर्म आएगा आपको फटाफट रेडी रहना पड़ेगा अपनी फ़ोटो के साथ और पेमेंट रेडी रखना पड़ेगा ताकि फटाफट फॉर्म फिल कर सकें। तो अभी तो ये फिल हो गई है, लेकिन जब फॉर्म आएगा नया नया तो आप देख सकोगे कि N1, N2, N3, N4, N5 सारे इसमें लेवल्स आपको मिल जाएंगे। अब इधर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ N5 या N1 का। अगर आप जल्दी करेंगे तो सारे लेवल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, N1, N2, N3, N4 और N5 भी। तो अब मुझे देना है N1 लेवल, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया N1। सिंपली अब मुझे इधर बस कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नेम हो गया मेरा, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे आप। मोबाइल नंबर आपका पहले से आ जाएगा क्योंकि आपने साइन अप के टाइम यूज़ किया था। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। आपका हाउस एड्रेस आ जाएगा इधर। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर आपने इसमें इंसर्ट कर दिया। सिटी आप डाल देंगे जहाँ भी आप रहते हैं। उसके बाद स्टेट आप डाल देंगे जो भी आपका स्टेट होगा, जैसे मैंने डाल दिया राजस्थान। जो कंट्री है वो इंडिया आ जाएगी इधर। पोस्टल कोड, जो भी पोस्टल कोड आपके वहाँ का लोकल होगा वो पुट कर देंगे। नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। टेलीफोन नंबर है तो वो इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आईडी प्रूफ। तो एक आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही होगा, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आप एज अ प्रूफ इधर अपलोड कर सकते हो। तो मैंने जैसे कर लिया पासपोर्ट,
ठीक है। मेरा पासपोर्ट नंबर मैं इधर डाल दूंगा, तो जो भी सेलेक्ट करेंगे वो नंबर इधर डाल देंगे। अगर आपने सेलेक्ट किया आपका आधार कार्ड तो आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, वोटर आईडी तो वोटर आईडी नंबर आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इधर आ जाएगा, पासपोर्ट मैंने सेलेक्ट किया है तो पासपोर्ट नंबर आ जाएगा इधर। सो नेक्स्ट स्टेप में जब आप अपना आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे तो एक बहुत ही मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो भी आईडी प्रूफ है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो 100 KB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, वरना अपलोड नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 50-60 KB भी ये मना कर देता है। तो जितना छोटा साइज़ हो सकता है 20 KB 30 KB वो वाली फ़ाइल आपको इधर अपलोड करनी है। और अगर किसी को इशू आता है 60 KB 90 KB में अपलोड करने पे, तो ये आपको बोलेंगे 100 KB की फ़ाइल हम ले लेंगे, लेकिन नहीं लेते। तो इसमें आप यही करना कि और भी उसको जितना छोटा हो सकता है, KB कम हो सकती है, उतनी किलोबाइट्स KB में आपको इधर फ़ोटो अपलोड करनी है। इधर फ़ोटो उतने जितना कम हो सकता है उतनी KB में इधर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो अगर पहले से ये सब कर रखा होगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना आपका टाइम वेस्ट होते ही क्या होगा कि फॉर्म पहले ही फिल हो जाएंगे। तो ये सब तैयारी हमें पहले से करके रखनी है। मैंने ब्राउज़ किया जल्दी से, ये मेरी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करी और इधर मैंने अपलोड कर दिया। तो अगर आप सक्सेसफुली अपलोड कर देंगे तो आईडी प्रूफ अपलोड आ जाएगा, वरना इधर आ जाएगा रेड साइन। अब सेम मैंने चीज़ करी हुई थी फ़ोटो के साथ। फ़ोटो जो चाहिए थी डायमेंशन था उसका और 50 KB से कम होनी चाहिए थी, जेपीजी या जेपीईजी में होनी चाहिए थी। ये मैंने सेलेक्ट करी फ़ोटो और फटाफट जो भी मैंने फ़ोटो पहले से रेडी कर रखी है वो मैंने इधर अपलोड कर दी। तो इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या है ना कि आपको ये बताना है आपको जापानीज़ के बारे में कैसे पता लगा। टीवी न्यूज़, ड्रामा, एनिमेशन, न्यूज़, मांगा जो भी है, तो कोई भी एक चीज़ जिससे आपको पता लगा आपने सेलेक्ट कर दी, वरना अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप अदर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में फिल करना है कि कहाँ पे आप जापानीज़ अभी पढ़ रहे हो या कहाँ पे आपने जापानीज़ पहले पढ़ी थी। तो आपके इंस्टीट्यूट, स्कूल, यूनिवर्सिटी जहाँ भी आपने जापानीज़ पढ़ी होगी उस इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाएगा। जैसे मैंने जापानीज़ पढ़ी जापानीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज से, तो जहाँ से भी आपने जापानीज़ पढ़ी होगी इधर आप फिल कर देंगे। जैसे कि मैंने फिल कर दिया जापानीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज JIFL जयपुर। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है प्लेस ऑफ लर्निंग जापानीज़। इसमें क्या है, आपने प्राइमरी एजुकेशन से पढ़ी है, सेकेंडरी से, हायर से, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ी है, और या तो आपने कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी या फिर आपने पढ़ी होगी खुद से, तो वो कर देंगे 5th ऑप्शन को सेलेक्ट। अगर उन्होंने खुद से पढ़ी है तो वो कर देंगे 6th ऑप्शन को सेलेक्ट। अब मैंने अगर किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ी तो मैं कर रहा हूँ 5th ऑप्शन को सेलेक्ट। अब 6th भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ये बताना है कि आप एग्जाम क्यों दे रहे हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। जैसे कि कोई बोल रहा है कि कोई जापान मुझे पढ़ने के लिए जाना है इसलिए मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ। कोई बोल रहा है मुझे जॉब के लिए या बिजनेस के लिए ये मैं जापानीज़ एग्ज़ाम दे रहा हूँ। कोई बोल रहा है मैं अपनी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए जापानीज़ एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और कुछ भी आपको नहीं लगता तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कुछ वो बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया 5th पॉइंट, यूजफुल फॉर वर्क और विल बी यूजफुल इन ऑर्डर टू अटेन एम्प्लॉयमेंट, सिक्योर सैलरी इंक्रीज और प्रमोशन इन ओन कंट्री। तो जो भी आपको लगता है कि अच्छा मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस रीज़न से मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए, वो आप इधर सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा आप अदर कर दो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्यूपेशन। आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं, तो इधर मैंने कर दिया एम्प्लॉयड। ऑक्यूपेशन डिटेल, इसमें आपको बताना है कि जापानीज़ पढ़ के आप प्रोफेशनली उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब आप स्कूल में, कॉलेज में, अपने जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे बिज़नेस करते हुए, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लगी है, उस तरीके से कुछ भी इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया यूजिंग जापानीज़ वाइल वर्किंग एज अ कंपनी एम्प्लॉई, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है कि द पर्सन विद होम यू यूजुअली कम्युनिकेट इन जापानीज़। तो टीचर के साथ आप जापानीज़ में स्पीकिंग करते हो, लिसनिंग करते हो, रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो। मेरे ख्याल से तो सभी करते हो। अगला पॉइंट है फ्रेंड के साथ, तो स्पीकिंग और लिसनिंग कर सकते हो, रीडिंग भी कर सकते हो, सब भी कर सकते हो। फैमिली के साथ तो कुछ भी नहीं होगा। सुपरवाइज़र अगर जापानीज़ कंपनी में हो तो जो भी आपको लगता है आप सेलेक्ट कर सकते हो। विद कोलिग्स, अपने दोस्तों के साथ कुछ भी सेलेक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। कस्टमर के साथ स्पीकिंग करते हो, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि आप किसके साथ जापानीज़ यूज़ करते हो, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो आप आपके अकॉर्डिंग। अब अगला जो लास्ट पॉइंट बचा है इस फॉर्म में वो ये है कि आपने कौन सा लेवल कितनी बार दिया है और उसका लास्ट में रिजल्ट क्या रहा, पास या फेल। तो ये शायद जले पे नमक छिड़कने वाली जैसी बात हो गई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सेलेक्ट तो करना पड़ेगा आपको। अब जैसे कि मैंने N5 दिया, कितनी बार दिया,
1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, 9 बार। अब यार 9 बार में तो कोई पास हो ही जाएगा, लेकिन नहीं होता तो कोई बात नहीं, 9 तो मैक्सिमम में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जस्ट एक डेटा है कि कितने लोग जापानीज़ में एग्ज़ाम दे रहे हैं और कितने फेल हो रहे हैं कितनी बार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी बार में आपने N5 पास किया वो आप ले लेंगे। जैसे मैंने एक बार में करा सपोज़, तो मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया और जो भी रिज़ल्ट आया वो मैं लिख दूँगा, पास या फेल। N4 कितनी बार दिया, अगर किसी ने 2 बार दिया है, 3 बार दिया है तो वो इधर लिख सकता है। और इधर लास्ट में क्या रिज़ल्ट रहा, मतलब पहली बार दूसरी बार फेल हुआ लेकिन थर्ड बार वो पास हुआ है तो वो पास आएगा लास्ट में। N3 कितनी बार दिया और रिज़ल्ट क्या रहा, N2 कितनी बार दिया और रिज़ल्ट क्या रहा। अब मुझे देना है N1, मैंने N1 एक बार दिया है, रिज़ल्ट क्या रहा, फेल, तो ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब डिक्लेयर कर देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सच है, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये शपथ ले लिए मैंने। और सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से 2 मिनट दे के इसमें चेक कर लो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग में अगर मिस्टेक होगी तो जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें मिस्टेक होगी। जेंडर चेक कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका सर्टिफिकेट में आएगा। एड्रेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एड्रेस पे आपका सर्टिफिकेट डिलीवर होगा। ये सब तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई उसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे और कर देंगे सबमिट। सबमिट करते ही ये डेटा आपका सेव हो गया है, इसका मतलब कि कभी आपको ये फॉर्म रिव्यू करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार वापस से फुल फाइनल चेक कर लोगे कि नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, मोबाइल नंबर ठीक है, एड्रेस ठीक है, ये सब चीज़ें। और जो आपने लेवल भरा है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, कहीं आपने गलत लेवल भर दिया हो तो जो भी लेवल आप फिल करेंगे वो भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद मैं कर दूंगा अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई आपको लगता है गलती है तो अपडेट कर लेंगे उसको। और एक चीज़ का ट्राई ये करना है कि अभी अपडेट कर लो, अगर सबमिट करने के बाद पेमेंट होने के बाद अगर आपको दिक्कत आई तो इसको अपडेट नहीं किया जाएगा या बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको। तो एक बार वापस से अच्छे से देख लो, कुछ गलती है उसको अपडेट कर लो, नहीं है तो हम चलेंगे सबमिट के लिए। उसके बाद पेमेंट गेटवे इधर सेलेक्ट कर लेंगे हम, जैसे भी आपको पे करना है, पेटीएम से, UPI से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जिससे भी आपको पे करना है वो आप पे कर देंगे। तो पेमेंट करते ही इधर आपका कंफर्मेशन आ जाएगा पेमेंट डन, और जो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है आप उसको डाउनलोड करके रखिए। तो ये आ गई मेरी एक्नॉलेजमेंट स्लिप, इसको मैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकता हूँ या प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर लूँगा और ये आपके प्रिंट हो जाएगी हाथों हाथ, या PDF में इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव एज PDF, ये हो गई आपकी सेव। सो लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसी का दिल्ली में फिल नहीं हो पाता कैपिंग की वजह से, तो अभी आपने देखा कि N4, N3, N2 की एप्लीकेशन तो अवेलेबल थी ही नहीं। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि दिल्ली में तो अब हो नहीं सकता, तो अब आप ट्राई कीजिए जो इसके दूसरे JLPT के सेंटर्स हैं, ठीक है, जो पुणे हो गया आपका, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, तो बेशक आपको उधर जाना तो पड़ेगा लेकिन कम से कम आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो ना। तो JLPT के जितने भी सेंटर्स आपके हैं उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो उन सबके लिए था जो कि दिल्ली सेंटर में JLPT का एग्जाम देना चाहते हैं। तो JLPT के साथ साथ आप नेट एग्जाम भी दे सकते हो। नेट एग्जाम क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो ऊपर जो वीडियो आ रहा है इस पर क्लिक करें, आपको डिटेल में पता लगेगा कि यार JLPT की तरह ही एक और एग्जाम होता है नेट टेस्ट, उसका इजीली आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप इधर क्लिक करें। आई होप आज के वीडियो में अगेन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल पोई पोई जापानीज विद अक्षय अग्रवाल। फिर मिलेंगे, बाय बाय। Hey guys, welcome to our channel पोई पोई जापानीज। माय नेम इज़ अक्षय अग्रवाल एंड आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि दिल्ली सेंटर के बच्चे किस तरीके से JLPT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। JLPT का एग्ज़ाम जो कि ईयर में 2 टाइम्स होता है, जुलाई के फर्स्ट संडे को और दिसंबर के फर्स्ट संडे को। तो प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईजीली किस तरीके से आप JLPT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो दिल्ली में जो JLPT एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराता है मोसाई इंस्टीट्यूट। तो आपको जाना पड़ेगा मोसाई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। तो उसके लिए डायरेक्टली आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं मोसाई दिल्ली और इमीडिएटली इनकी वेबसाइट आ जाएगी mosai.org.in। इस पर क्लिक कर देंगे हम, या इसके अलावा इजीली डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक ऐड कर देता हूँ। आपको सिंपली बस क्लिक करना है और आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। तो वेबसाइट ओपन करते ही डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा JLPT का फॉर्म वगैरह, लिंक कहाँ पे है, या फिर हो सकता है कि आपको उनके न्यूज़ अपडेट में जाके चेक करना पड़े। उसमें आता है कि JLPT के फॉर्म अब निकल चुके हैं, इस पर क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं, तब जाके ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज को अगर मैं नीचे स्लाइड करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे इधर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अगर मैं इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख के फॉर्म फिल करूँगा तो फॉर्म फिल करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक तो उन्होंने बोला है जो भी फोटोग्राफ होगी आपकी उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, वाइट ले सकते हैं आप। जो फोटो होगी वो 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, 10 KB से कम ना हो और 50 KB से ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्म भरने से पहले ही, फॉर्म फिल करने से पहले ही फ़ोटो को एडिट करके उसको 10 to 50 KB के बीच में कर लेंगे, जो कि होगी JPG या JPEG। और जो फोटो का डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। आप सेल्फी अपलोड नहीं कर सकते हो। और इधर कुछ फोटो के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, चलिए एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है, इक्वल हो, डायमेंशन का ध्यान रखना है और कोई स्टाइलिश सी फ़ोटो ना हो, ऐसी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कार्टून वाली, सेल्फी, टोपी लगा के और ये गॉगल्स लगा के, इस तरीके से कोई भी फ़ोटो आपको नहीं लेनी है। सेल्फी भी इसमें अलाउ नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी कोई अजीब सी फ़ोटो ना हो, ठीक है। सिंपल आपको एक फ़ोटो लेनी है और ध्यान रखना है JPEG फॉर्मेट में हो और उसका जो साइज़ है मिनिमम 10 KB मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। तो जो फ़ोटो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरने से पहले आपको सेट करके रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ़ोटो लगा देते हैं फिर आपका फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप फ़ोटो एडिट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। और JLPT एग्ज़ाम की फ़ी जो है वो है 1800 इंक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्सेस। तो ये फ़ीस पहले कम थी, कुछ टाइम से बढ़ गई है, तो मे भी कुछ टाइम में बढ़ती रहती है और ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी। तो ये फिक्स फीस है 1800, आप चाहे N5 दे, N4 दे, N3 दे, N2 दे, N1 दे, तो जो फीस है 1800 वो फिक्स रहेगी सारे लेवल्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 1800 ईजिली आप पे कर सकें, ऑनलाइन पेमेंट के टाइम दिक्कत ना आए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ID प्रूफ। तो एक ID प्रूफ आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास आधार कार्ड तो हो गई होगा, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड में जब आप अपना ID प्रूफ अपलोड करेंगे तो एक बहुत ही मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो भी ID प्रूफ है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो 100 KB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, वरना अपलोड नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 50-60 KB भी ये मना कर देता है। तो जितना छोटा साइज़ हो सकता है 20 KB 30 KB, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करने से पहले। चलिए अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इधर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन JLPT जुलाई 2021, क्लिक हियर। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ईमेल एड्रेस जो भी होगा आपको वो फिल कर देंगे। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है अक्षय निहोंगो, तो मैंने डाल दिया akshay.nihongo@gmail.com। इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं हम इधर। और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो ध्यान रखना है कि वो 1 to 9 न्यूमेरिकल नंबर्स में ही होना चाहिए। मिनिमम 8 डिजिट्स होनी ही चाहिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बीच में होना चाहिए। तो कोई मोबाइल नंबर वगैरह ये कुछ भी डाल सकते हो आप, 1 2 3 और कुछ भी रैंडमली। ओके, नेक्स्ट मोबाइल। इधर अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट कर देंगे आप। नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर डिफरेंटली एबल्ड। अगर आप एबल्ड हैं तो यस कर देंगे और अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद कैप्चा, कुछ भी आ सकता है, कैप्चा डाल देंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है इसको रिफ्रेश मार सकते हैं कितनी भी बार आप। FIROD है। तो अगर आपका कैप्चा सही है तो इसको कर देंगे हम साइन अप। उसके बाद आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड,
टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल इनबॉक्स इंक्लूडिंग स्पैम। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली अपना जीमेल लॉगिन करना है। जो भी मेल आईडी आपने जस्ट इंसर्ट करी होगी उस पर एक लिंक आया होगा, उस पर क्लिक करेंगे और वो ले जाएगा हमें फॉर्म की तरफ। चलिए देखते हैं। तो जो सेम ईमेल आईडी मैंने जस्ट साइन अप के टाइम यूज़ करी थी उसी ईमेल आईडी पे मुझे चेक करना है। तो हो सकता है इनबॉक्स में इनका लिंक आया हो या हो सकता है कि स्पैम में लिंक आया हो। कभी कभी लिंक आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो थोड़ा सा वेट करिए, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, कभी कभी टाइम भी लग सकता है। तो मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, या तो स्पैम में आएगा या इनबॉक्स में आएगा, आपको सारे एक बार चेक कर लेने हैं। तो इसको जैसे ओपन करेंगे इसमें आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी जो आपने साइन अप के टाइम यूज़ करी थी वो क्या है, पासवर्ड एक बार इधर रिव्यू कर सकते हैं आप, अभी काम आएगा, बताऊंगा मैं कैसे। और अगर आपको लॉगिन करना है तो इस पर क्लिक करिए, ये मैंने कर दिया क्लिक। तो ये हो गया मेरा ईमेल वेरीफाइड कि हाँ भाई ये लोग वेरीफाइड ईमेल यूज़ कर रहे हैं, अब ये एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। अब आपका अकाउंट तो बन चुका है, आपने साइन अप करके अकाउंट तो बना लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे हमें सेम ईमेल और पासवर्ड यूज़ करना है जो कि जस्ट अभी साइन अप के टाइम हमने ईमेल और पासवर्ड जनरेट किया था। तो चलिए मैं मेरा सेम ईमेल अगेन यूज़ कर लेता हूँ इधर, akshaynihongo@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड होगा वो इधर डाल देंगे आप और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो अब जब मैं अप्लाई या अपडेट नाउ पे क्लिक करूंगा तब मैं फॉर्म भरना स्टार्ट करूंगा। अप्लाई का मतलब है आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, अपडेट नाउ का मतलब है आपने फॉर्म फिल कर दिया है और उसमें कुछ अपडेट आपको करनी है। तो ये ओपन हो गया है हमारा JLPT का फॉर्म। तो ये देखिए ये ओपन हो गया हमारा JLPT का फॉर्म जो कि दिल्ली सेंटर वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से फॉर्म फिल करना है हमें। सबसे पहले आ रहा है कि आपको कौन सा लेवल देना है, N5, N4, N3, N2, N1, वो इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा इधर N1 और N5 ही आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि दिल्ली सेंटर में जो JLPT होता है उसके लिए कैपिंग स्टार्ट कर दी है, मतलब लिमिटेड फिक्स सीट्स जो है उसमें रहती है। तो N4, N3, N2 की सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है, अब बची है N5 और N1 की। तो जैसे ही फॉर्म आएगा आपको फटाफट रेडी रहना पड़ेगा अपनी फ़ोटो के साथ और पेमेंट रेडी रखना पड़ेगा ताकि फटाफट फॉर्म फिल कर सकें। तो अभी तो ये फिल हो गई है, लेकिन जब फॉर्म आएगा नया नया तो आप देख सकोगे कि N1, N2, N3, N4, N5 सारे इसमें लेवल्स आपको मिल जाएंगे। अब इधर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ N5 या N1 का। अगर आप जल्दी करेंगे तो सारे लेवल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, N1, N2, N3, N4 और N5 भी। तो अब मुझे देना है N1 लेवल, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया N1। सिंपली अब मुझे इधर बस कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नेम हो गया मेरा, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे आप। मोबाइल नंबर आपका पहले से आ जाएगा क्योंकि आपने साइन अप के टाइम यूज़ किया था। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। आपका हाउस एड्रेस आ जाएगा इधर। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर आपने इसमें इंसर्ट कर दिया। सिटी आप डाल देंगे जहाँ भी आप रहते हैं। उसके बाद स्टेट आप डाल देंगे जो भी आपका स्टेट होगा, जैसे मैंने डाल दिया राजस्थान। जो कंट्री है वो इंडिया आ जाएगी इधर। पोस्टल कोड, जो भी पोस्टल कोड आपके वहाँ का लोकल होगा वो पुट कर देंगे। नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। टेलीफोन नंबर है तो वो इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आईडी प्रूफ। तो एक आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास आधार कार्ड तो हो गई होगा, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आप एज अ प्रूफ इधर अपलोड कर सकते हो। तो मैंने जैसे कर लिया पासपोर्ट, ठीक है, मेरा पासपोर्ट नंबर में इधर डाल दूंगा। तो जो भी सेलेक्ट करेंगे वो नंबर इधर डाल देंगे। अगर आपने सेलेक्ट किया आपका आधार कार्ड तो आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। वोटर आईडी तो वोटर आईडी नंबर आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इधर आ जाएगा। पासपोर्ट मैंने सेलेक्ट किया है तो पासपोर्ट नंबर आ जाएगा इधर। सो नेक्स्ट स्टेप में जब आप अपना आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे तो एक बहुत ही मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो भी आईडी प्रूफ है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए।
दूसरी चीज़ वो 100 KB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, वरना अपलोड नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 50-60 KB भी ये मना कर देता है। तो जितना छोटा साइज़ हो सकता है 20 KB 30 KB वो वाली फ़ाइल आपको इधर अपलोड करनी है। और अगर किसी को इशू आता है 60 KB 90 KB में अपलोड करने पे, तो ये आपको बोलेंगे 100 KB की फ़ाइल हम ले लेंगे, लेकिन नहीं लेते। तो इसमें आप यही करना कि और भी उसको जितना छोटा हो सकता है, KB कम हो सकती है, उतनी किलोबाइट्स KB में आपको इधर फ़ोटो अपलोड करनी है। इधर फ़ोटो उतने जितना कम हो सकता है उतनी KB में इधर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो अगर पहले से ये सब कर रखा होगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना आपका टाइम वेस्ट होते ही क्या होगा कि फॉर्म पहले ही फिल हो जाएंगे। तो ये सब तैयारी हमें पहले से करके रखनी है। मैंने ब्राउज़ किया जल्दी से, ये मेरी ID प्रूफ सेलेक्ट करी और इधर मैंने अपलोड कर दिया। तो अगर आप सक्सेसफुली अपलोड कर देंगे तो ID प्रूफ अपलोड आ जाएगा, वरना इधर आ जाएगा रेड साइन। अब सेम मैंने चीज़ करी हुई थी फ़ोटो के साथ। फ़ोटो जो चाहिए थी, डायमेंशन था उसका और 50 KB से कम होनी चाहिए थी, JPG या JPEG में होनी चाहिए थी। ये मैंने सेलेक्ट करी फ़ोटो और फटाफट जो भी मैंने फ़ोटो पहले से रेडी कर रखी है वो मैंने इधर अपलोड कर दी। तो इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या है ना कि आपको ये बताना है आपको जापानीज़ के बारे में कैसे पता लगा। टीवी न्यूज़, ड्रामा, एनिमेशन, न्यूज़, मांगा जो भी है, तो कोई भी एक चीज़ जिससे आपको पता लगा आपने सेलेक्ट कर दी। वरना अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप अदर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में फिल करना है कि कहाँ पे आप जापानीज़ अभी पढ़ रहे हो या कहाँ पे आपने जापानीज़ पहले पढ़ी थी। तो आपके इंस्टीट्यूट, स्कूल, यूनिवर्सिटी जहाँ भी आपने जापानीज़ पढ़ी होगी उस इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाएगा। जैसे मैंने जापानीज़ पढ़ी, जापानीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज से। तो जहाँ से भी आपने जापानीज़ पढ़ी होगी इधर आप फिल कर देंगे। जैसे कि मैंने फिल कर दिया जापानीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज JIFL जयपुर। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है प्लेस ऑफ लर्निंग जापानीज़। इसमें क्या है, आपने प्राइमरी एजुकेशन से पढ़ी है, सेकेंडरी से, हायर से, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ी है, और या तो आपने कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी या फिर आपने पढ़ी होगी खुद से, तो वो कर देंगे 5th ऑप्शन को सेलेक्ट। अगर उन्होंने खुद से पढ़ी है तो वो कर देंगे 6th ऑप्शन को सेलेक्ट। अब मैंने अगर किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ी तो मैं कर रहा हूँ 5th ऑप्शन को सेलेक्ट। अब 6th भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ये बताना है कि आप एग्जाम क्यों दे रहे हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। जैसे कि कोई बोल रहा है कि कोई जापान मुझे पढ़ने के लिए जाना है इसलिए मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ। कोई बोल रहा है मुझे जॉब के लिए या बिजनेस के लिए ये मैं जापानीज़ एग्ज़ाम दे रहा हूँ। कोई बोल रहा है मैं अपनी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए जापानीज़ एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और कुछ भी आपको नहीं लगता तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कुछ वो बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया 5th पॉइंट, यूजफुल फॉर वर्क और विल बी यूजफुल इन ऑर्डर टू अटेन एम्प्लॉयमेंट, सिक्योर सैलरी इंक्रीज और प्रमोशन इन ओन कंट्री। तो जो भी आपको लगता है कि अच्छा मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस रीज़न से मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए, वो आप इधर सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा आप अदर कर दो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्यूपेशन। आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं। तो इधर मैंने कर दिया एम्प्लॉयड। ऑक्यूपेशन डिटेल, इसमें आपको बताना है कि जापानीज़ पढ़ के आप प्रोफेशनली उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब आप स्कूल में, कॉलेज में, अपने जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे बिज़नेस करते हुए, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लगी है, उस तरीके से कुछ भी इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया यूजिंग जापानीज़ वाइल वर्किंग एज अ कंपनी एम्प्लॉई, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है कि द पर्सन विद होम यू यूजुअली कम्युनिकेट इन जापानीज़। तो टीचर के साथ आप जापानीज़ में स्पीकिंग करते हो, लिसनिंग करते हो, रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो। मेरे ख्याल से तो सभी करते हो। अगला पॉइंट है फ्रेंड के साथ, तो स्पीकिंग और लिसनिंग कर सकते हो, रीडिंग भी कर सकते हो, सब भी कर सकते हो। फैमिली के साथ तो कुछ भी नहीं होगा। सुपरवाइज़र अगर जापानीज़ कंपनी में हो तो जो भी आपको लगता है आप सेलेक्ट कर सकते हो। विद कोलिग्स, अपने दोस्तों के साथ कुछ भी सेलेक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। कस्टमर के साथ स्पीकिंग करते हो, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि आप किसके साथ जापानीज़ यूज़ करते हो, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो आप आपके अकॉर्डिंग। अब अगला जो लास्ट पॉइंट बचा है इस फॉर्म में वो ये है कि आपने कौन सा लेवल कितनी बार दिया है और उसका लास्ट में रिजल्ट क्या रहा, पास या फेल। तो ये शायद जले पे नमक छिड़कने वाली जैसी बात हो गई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सेलेक्ट तो करना पड़ेगा आपको। अब जैसे कि मैंने N5 दिया, कितनी बार दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, 9 बार। अब यार 9 बार में तो कोई पास हो ही जाएगा, लेकिन नहीं होता तो कोई बात नहीं, 9 तो मैक्सिमम लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जस्ट एक डेटा है कि कितने लोग जापानीज़ में एग्ज़ाम दे रहे हैं और कितने फेल हो रहे हैं, कितनी बार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी बार में आपने N5 पास किया वो आप ले लेंगे। जैसे मैंने 1 बार में करा सपोज़, तो मैंने 1 बार एग्ज़ाम दिया और जो भी रिज़ल्ट आया वो मैं लिख दूँगा, पास या फेल।
N4 कितनी बार दिया, अगर किसी ने 2 बार दिया है, 3 बार दिया है तो वो इधर लिख सकता है। और इधर लास्ट में क्या रिजल्ट रहा, मतलब पहली बार दूसरी बार फेल हुआ लेकिन थर्ड बार वो पास हुआ है तो वो पास आएगा लास्ट में। N3 कितनी बार दिया और रिजल्ट क्या रहा, N2 कितनी बार दिया और रिजल्ट क्या रहा। अब मुझे देना है N1, मैंने N1 एक बार दिया है, रिजल्ट क्या रहा, फेल, तो ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब डिक्लेयर कर देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सच है, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये शपथ ले ली है मैंने। और सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से 2 मिनट दे के इसमें चेक कर लो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग में अगर मिस्टेक होगी तो जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें मिस्टेक होगी। जेंडर चेक कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका सर्टिफिकेट में आएगा। एड्रेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एड्रेस पे आपका सर्टिफिकेट डिलीवर होगा, ये सब। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई उसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे और कर देंगे सबमिट। सबमिट करते ही ये डेटा आपका सेव हो गया है, इसका मतलब कि कभी आपको ये फॉर्म रिव्यू करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार वापस से फुल फाइनल चेक कर लोगे कि नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, मोबाइल नंबर ठीक है, एड्रेस ठीक है, ये सब चीज़ें। और जो आपने लेवल भरा है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, कहीं आपने गलत लेवल भर दिया हो तो जो भी लेवल आप फिल करेंगे वो भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद मैं कर दूंगा अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई आपको लगता है गलती है तो अपडेट कर लेंगे उसको। और एक चीज़ का ट्राई ये करना है कि अभी अपडेट कर लो, अगर सबमिट करने के बाद पेमेंट होने के बाद अगर आपको दिक्कत आई तो इसको अपडेट नहीं किया जाएगा या बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको। तो एक बार वापस से अच्छे से देख लो, कुछ गलती है उसको अपडेट कर लो, नहीं है तो हम चलेंगे सबमिट के लिए। उसके बाद पेमेंट गेटवे इधर सेलेक्ट कर लेंगे हम, जैसे भी आपको पे करना है, पेटीएम से, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जिससे भी आपको पे करना है वो आप पे कर देंगे। तो पेमेंट करते ही इधर आपका कंफर्मेशन आ जाएगा पेमेंट डन, और जो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है आप उसको डाउनलोड करके रखिए। तो ये आ गई मेरी एक्नॉलेजमेंट स्लिप, इसको मैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकता हूँ या प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर लूँगा और ये आपके प्रिंट हो जाएगी हाथों हाथ, या पीडीएफ में इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव एज पीडीएफ, ये हो गई आपकी सेव। सो लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसी का दिल्ली में फिल नहीं हो पाता कैपिंग की वजह से, तो अभी आपने देखा कि N4, N3, N2 की एप्लीकेशन तो अवेलेबल थी ही नहीं। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि दिल्ली में तो अब हो नहीं सकता, तो अब आप ट्राई कीजिए जो इसके दूसरे JLPT के सेंटर्स हैं, ठीक है, जो पुणे हो गया आपका, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, तो बेशक आपको उधर जाना तो पड़ेगा लेकिन कम से कम आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो ना। तो JLPT के जितने भी सेंटर्स आपके हैं उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो उन सबके लिए था जो कि दिल्ली सेंटर में JLPT का एग्जाम देना चाहते हैं। तो JLPT के साथ साथ आप नेट एग्जाम भी दे सकते हो। नेट एग्जाम क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो ऊपर जो वीडियो आ रहा है इस पर क्लिक करें, आपको डिटेल में पता लगेगा कि यार JLPT की तरह ही एक और एग्जाम होता है नेट टेस्ट, उसका इजीली आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप इधर क्लिक करें। आई होप आज के वीडियो में अगेन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल पोई पोई जापानीज विद अक्षय अग्रवाल। फिर मिलेंगे, बाय बाय। Hey guys, welcome to our channel पोई पोई जापानीज। माय नेम इज़ अक्षय अग्रवाल एंड आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि दिल्ली सेंटर के बच्चे किस तरीके से JLPT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। JLPT का एग्ज़ाम जो कि ईयर में 2 टाइम्स होता है, जुलाई के फर्स्ट संडे को और दिसंबर के फर्स्ट संडे को। तो प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इजीली किस तरीके से आप JLPT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली में जो JLPT एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराता है मोसाई इंस्टीट्यूट। तो आपको जाना पड़ेगा मोसाई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। तो उसके लिए डायरेक्टली आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं मोसाई दिल्ली और इमीडिएटली इनकी वेबसाइट आ जाएगी mosai.org.in। इस पर क्लिक कर देंगे हम, या इसके अलावा इजीली डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक ऐड कर देता हूँ। आपको सिंपली बस क्लिक करना है और आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे।
तो वेबसाइट ओपन करते ही डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा JLPT का फॉर्म वगैरह, लिंक कहाँ पे है, या फिर हो सकता है कि आपको उनके न्यूज़ अपडेट में जाके चेक करना पड़े। उसमें आता है कि JLPT के फॉर्म अब निकल चुके हैं, इस पर क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं, तब जाके ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज को अगर मैं नीचे स्लाइड करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे इधर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अगर मैं इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख के फॉर्म फिल करूँगा तो फॉर्म फिल करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक तो उन्होंने बोला है जो भी फोटोग्राफ होगी आपकी उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, वाइट ले सकते हैं आप। जो फोटो होगी वो 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, 10 KB से कम ना हो और 50 KB से ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्म भरने से पहले ही, फॉर्म फिल करने से पहले ही फ़ोटो को एडिट करके उसको 10 to 50 KB के बीच में कर लेंगे, जो कि होगी JPG या JPEG। और जो फोटो का डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। आप सेल्फी अपलोड नहीं कर सकते हो। और इधर कुछ फोटो के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, चलिए एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है, इक्वल हो, डायमेंशन का ध्यान रखना है और कोई स्टाइलिश सी फ़ोटो ना हो, ऐसी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कार्टून वाली, सेल्फी, टोपी लगा के और ये गॉगल्स लगा के, इस तरीके से कोई भी फ़ोटो आपको नहीं लेनी है। सेल्फी भी इसमें अलाउ नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी कोई अजीब सी फ़ोटो ना हो, ठीक है। सिंपल आपको एक फ़ोटो लेनी है और ध्यान रखना है JPEG फॉर्मेट में हो और उसका जो साइज़ है मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। तो जो फ़ोटो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरने से पहले आपको सेट करके रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ़ोटो लगा देते हैं फिर आपका फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप फ़ोटो एडिट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। और JLPT एग्ज़ाम की फ़ी जो है वो है 1800 इंक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्सेस। तो ये फ़ीस पहले कम थी, कुछ टाइम से बढ़ गई है, तो मे भी कुछ टाइम में बढ़ती रहती है और ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी। तो ये फिक्स फीस है 1800, आप चाहे N5 दे, N4 दे, N3 दे, N2 दे, N1 दे, तो जो फीस है 1800 वो फिक्स रहेगी सारे लेवल्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 1800 ईजिली आप पे कर सकें, ऑनलाइन पेमेंट के टाइम दिक्कत ना आए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ID प्रूफ। तो एक ID प्रूफ आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास आधार कार्ड तो हो गई होगा, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड में जब आप अपना ID प्रूफ अपलोड करेंगे तो एक बहुत ही मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो भी ID प्रूफ है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो 100 KB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, वरना अपलोड नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 50-60 KB भी ये मना कर देता है। तो जितना छोटा साइज़ हो सकता है 20 KB, 30 KB, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करने से पहले। चलिए अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इधर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन JLPT जुलाई 2021, क्लिक हियर। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ईमेल एड्रेस जो भी होगा आपको वो फिल कर देंगे। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है अक्षय निहोंगो, तो मैंने डाल दिया akshaynihongo@gmail.com। इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं हम इधर। और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो ध्यान रखना है कि वो 1 to 9 न्यूमेरिकल नंबर्स में ही होना चाहिए। मिनिमम 8 डिजिट्स होनी ही चाहिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बीच में होना चाहिए। तो कोई मोबाइल नंबर वगैरह ये कुछ भी डाल सकते हो आप, 1 2 3 और कुछ भी रैंडमली। ओके, नेक्स्ट मोबाइल। इधर अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट कर देंगे आप। नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर डिफरेंटली एबल्ड। अगर आप एबल्ड हैं तो यस कर देंगे और अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद कैप्चा, कुछ भी आ सकता है, कैप्चा डाल देंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है इसको रिफ्रेश मार सकते हैं कितनी भी बार आप। FIROD। तो अगर आपका कैप्चा सही है तो इसको कर देंगे हम साइन अप। उसके बाद आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड। टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल इनबॉक्स इंक्लूडिंग स्पैम। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली अपना जीमेल लॉगिन करना है। जो भी मेल आईडी आपने जस्ट इंसर्ट करी होगी उस पर एक लिंक आया होगा, उस पर क्लिक करेंगे और वो ले जाएगा हमें फॉर्म की तरफ। चलिए देखते हैं। तो जो सेम ईमेल आईडी मैंने जस्ट साइन अप के टाइम यूज़ करी थी उसी ईमेल आईडी पे मुझे चेक करना है।
तो हो सकता है इनबॉक्स में इनका लिंक आया हो, या हो सकता है कि स्पैम में लिंक आया हो। कभी कभी लिंक आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो थोड़ा सा वेट करिए, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, कभी कभी टाइम भी लग सकता है। तो मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, या तो स्पैम में आएगा या इनबॉक्स में आएगा, आपको सारे एक बार चेक कर लेने हैं। तो इसको जैसे ओपन करेंगे इसमें आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी जो आपने साइनअप के टाइम यूज़ करी थी वो क्या है, पासवर्ड एक बार इधर रिव्यू कर सकते हैं आप, अभी काम आएगा, बताऊंगा मैं कैसे। और अगर आपको लॉगिन करना है तो इस पर क्लिक करिए, ये मैंने कर दिया क्लिक। तो ये हो गया मेरा ईमेल वेरीफाइड कि हाँ भाई ये लोग वेरीफाइड ईमेल यूज़ कर रहे हैं, अब ये एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। अब आपका अकाउंट तो बन चुका है, आपने साइन अप करके अकाउंट तो बना लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे हमें सेम ईमेल और पासवर्ड यूज़ करना है जो कि जस्ट अभी साइन अप के टाइम हमने ईमेल और पासवर्ड जनरेट किया था। तो चलिए मैं मेरा सेम ईमेल अगेन यूज़ कर लेता हूँ इधर, akshaynihongo@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड होगा वो इधर डाल देंगे आप, और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो अब जब मैं अप्लाई या अपडेट नाउ पे क्लिक करूंगा तब मैं फॉर्म भरना स्टार्ट करूंगा। अप्लाई का मतलब है आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, अपडेट नाउ का मतलब है आपने फॉर्म फिल कर दिया और उसमें कुछ अपडेट आपको करनी है। तो ये ओपन हो गया है हमारा JLPT का फॉर्म। तो ये देखिए ये ओपन हो गया हमारा JLPT का फॉर्म जो कि दिल्ली सेंटर वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से फॉर्म फिल करना है हमें। सबसे पहले आ रहा है कि आपको कौन सा लेवल देना है, N5, N4, N3, N2, N1, वो इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा इधर N1 और N5 ही आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि दिल्ली सेंटर में जो JLPT होता है उसके लिए कैपिंग स्टार्ट कर दिया, मतलब लिमिटेड फिक्स सीट्स जो है उसमें रहती है। तो N4, N3, N2 की सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है, अब बची है N5 और N1 की। तो जैसे ही फॉर्म आएगा आपको फटाफट रेडी रहना पड़ेगा अपनी फ़ोटो के साथ, और पेमेंट रेडी रखना पड़ेगा ताकि फटाफट फॉर्म फिल कर सकें। तो अभी तो ये फिल हो गई है, लेकिन जब फॉर्म आएगा नया नया तो आप देख सकोगे कि N1, N2, N3, N4, N5 सारे इसमें लेवल्स आपको मिल जाएंगे। अब इधर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ N5 या N1 का। अगर आप जल्दी करेंगे तो सारे लेवल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, N1, N2, N3, N4 और N5 भी। तो अब मुझे देना है N1 लेवल, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया N1। सिंपली अब मुझे इधर बस कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नेम हो गया मेरा, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे आप। मोबाइल नंबर आपका पहले से आ जाएगा क्योंकि आपने साइन अप के टाइम यूज़ किया था। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। आपका हाउस एड्रेस आ जाएगा इधर। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर आपने इसमें इंसर्ट कर दिया। सिटी आप डाल देंगे जहाँ भी आप रहते हैं। उसके बाद स्टेट आप डाल देंगे जो भी आपका स्टेट होगा, जैसे मैंने डाल दिया राजस्थान। जो कंट्री है वो इंडिया आ जाएगी इधर। पोस्टल कोड, जो भी पोस्टल कोड आपके वहाँ का लोकल होगा वो पुट कर देंगे। नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। टेलीफोन नंबर है तो वो इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आईडी प्रूफ। तो एक आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही होगा, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आप एज अ प्रूफ इधर अपलोड कर सकते हो। तो मैंने जैसे कर लिया पासपोर्ट, ठीक है, मेरा पासपोर्ट नंबर मैं इधर डाल दूंगा। तो जो भी सेलेक्ट करेंगे वो नंबर इधर डाल देंगे। अगर आपने सेलेक्ट किया आपका आधार कार्ड तो आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। वोटर आईडी तो वोटर आईडी नंबर आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इधर आ जाएगा। पासपोर्ट मैंने सेलेक्ट किया है तो पासपोर्ट नंबर आ जाएगा इधर। सो नेक्स्ट स्टेप में जब आप अपना आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे तो एक बहुत ही मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो भी आईडी प्रूफ है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो 100 KB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, वरना अपलोड नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 50-60 KB भी ये मना कर देता है। तो जितना छोटा साइज़ हो सकता है 20 KB 30 KB वो वाली फ़ाइल आपको इधर अपलोड करनी है। और अगर किसी को इशू आता है 60 KB 90 KB में अपलोड करने पे तो ये आपको बोलेंगे 100 KB की फ़ाइल हम ले लेंगे, लेकिन नहीं लेते। तो इसमें आप यही करना कि और भी उसको जितना छोटा हो सकता है, KB कम हो सकती है, उतनी किलोबाइट्स KB में आपको इधर फ़ोटो अपलोड करनी है।
इधर फ़ोटो उतने जितना कम हो सकता है उतनी केबी में इधर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो अगर पहले से ये सब कर रखा होगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना आपका टाइम वेस्ट होते ही क्या होगा कि फॉर्म पहले ही फिल हो जाएंगे। तो ये सब तैयारी हमें पहले से करके रखनी है। मैंने ब्राउज़ किया जल्दी से, ये मेरी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करी और इधर मैंने अपलोड कर दिया। तो अगर आप सक्सेसफुली अपलोड कर देंगे तो आईडी प्रूफ अपलोड आ जाएगा, वरना इधर आ जाएगा रेड साइन। अब सेम मैंने चीज़ करी हुई थी फ़ोटो के साथ। फ़ोटो जो चाहिए थी डायमेंशन था उसका और 50 KB से कम होनी चाहिए थी, JPG या JPEG में होनी चाहिए थी। ये मैंने सेलेक्ट करी फ़ोटो और फटाफट जो भी मैंने फ़ोटो पहले से रेडी कर रखी है वो मैंने इधर अपलोड कर दी। तो इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या है ना कि आपको ये बताना है आपको जैपनीज़ के बारे में कैसे पता लगा। टीवी, न्यूज़, ड्रामा, एनिमेशन, न्यूज़, मांगा जो भी है, तो कोई भी एक चीज़ जिससे आपको पता लगा आपने सेलेक्ट कर दी, वरना अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप अदर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में फिल करना है कि कहाँ पे आप जैपनीज़ अभी पढ़ रहे हो या कहाँ पे आपने जैपनीज़ पहले पढ़ी थी। तो आपके इंस्टीट्यूट, स्कूल, यूनिवर्सिटी जहाँ भी आपने जैपनीज़ पढ़ी होगी उस इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाएगा। जैसे मैंने जैपनीज़ पढ़ी जैपनीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज से, तो जहाँ से भी आपने जैपनीज़ पढ़ी होगी इधर आप फिल कर देंगे। जैसे कि मैंने फिल कर दिया जैपनीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज JIFL जयपुर। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है प्लेस ऑफ लर्निंग जैपनीज़। इसमें क्या है, आपने प्राइमरी एजुकेशन से पढ़ी है, सेकेंडरी से, हायर से, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ी है, और या तो आपने कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी या फिर आपने पढ़ी होगी खुद से, तो वो कर देंगे 5th ऑप्शन को सेलेक्ट। अगर उन्होंने खुद से पढ़ी है तो वो कर देंगे 6th ऑप्शन को सेलेक्ट। अब मैंने अगर किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ी तो मैं कर रहा हूँ 5th ऑप्शन को सेलेक्ट। अब 6th भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ये बताना है कि आप एग्जाम क्यों दे रहे हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, जैसे कि कोई बोल रहा है कि कोई जापान मुझे पढ़ने के लिए जाना है इसलिए मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ। कोई बोल रहा है मुझे जॉब के लिए या बिजनेस के लिए ये मैं जापानीज़ एग्ज़ाम दे रहा हूँ। कोई बोल रहा है मैं अपनी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए जापानीज़ एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और कुछ भी आपको नहीं लगता तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कुछ वो बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया 5th पॉइंट, यूजफुल फॉर वर्क और विल बी यूजफुल इन ऑर्डर टू अटेन एम्प्लॉयमेंट, सिक्योर सैलरी इंक्रीज और प्रमोशन इन ओन कंट्री। तो जो भी आपको लगता है कि अच्छा मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस रीज़न से मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए, वो आप इधर सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा आप अदर कर दो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्यूपेशन। आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं, तो इधर मैंने कर दिया एम्प्लॉयड। ऑक्यूपेशन डिटेल, इसमें आपको बताना है कि जैपनीज़ पढ़ के आप प्रोफेशनली उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब आप स्कूल में, कॉलेज में, अपने जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे बिज़नेस करते हुए, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लगी है, उस तरीके से कुछ भी इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया यूजिंग जैपनीज़ वाइल वर्किंग एज अ कंपनी एम्प्लॉई, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है कि द पर्सन विद होम यू यूजुअली कम्युनिकेट इन जैपनीज़। तो टीचर के साथ आप जैपनीज़ में स्पीकिंग करते हो, लिसनिंग करते हो, रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो। मेरे ख्याल से तो सभी करते हो। अगला पॉइंट है फ्रेंड के साथ, तो स्पीकिंग और लिसनिंग कर सकते हो, रीडिंग भी कर सकते हो, सब भी कर सकते हो। फैमिली के साथ तो कुछ भी नहीं होगा। सुपरवाइज़र अगर जैपनीज़ कंपनी में हो तो जो भी आपको लगता है आप सेलेक्ट कर सकते हो। विद कोलिग्स, अपने दोस्तों के साथ कुछ भी सेलेक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। कस्टमर के साथ स्पीकिंग करते हो, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि आप किसके साथ जैपनीज़ यूज़ करते हो, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो आप आपके अकॉर्डिंग। अब अगला जो लास्ट पॉइंट बचा है इस फॉर्म में वो ये है कि आपने कौन सा लेवल कितनी बार दिया है और उसका लास्ट में रिजल्ट क्या रहा, पास या फेल। तो ये शायद जले पे नमक छिड़कने वाली जैसी बात हो गई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सेलेक्ट तो करना पड़ेगा आपको। अब जैसे कि मैंने N5 दिया, कितनी बार दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, 9 बार। अब यार 9 बार में तो कोई पास हो ही जाएगा, लेकिन नहीं होता तो कोई बात नहीं, 9 तो मैक्सिमम में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जस्ट एक डेटा है कि कितने लोग जैपनीज़ में एग्ज़ाम दे रहे हैं और कितने फेल हो रहे हैं, कितनी बार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी बार में आपने N5 पास किया वो आप ले लेंगे। जैसे मैंने 1 बार में करा सपोज़, तो मैंने 1 बार एग्ज़ाम दिया और जो भी रिज़ल्ट आया वो मैं लिख दूँगा, पास या फेल। N4 कितनी बार दिया, अगर किसी ने 2 बार दिया है, 3 बार दिया है तो वो इधर लिख सकता है। और इधर लास्ट में क्या रिजल्ट रहा, मतलब पहली बार, दूसरी बार फेल हुआ है लेकिन 3rd बार वो पास हुआ है तो वो पास आएगा लास्ट में। N3 कितनी बार दिया और रिज़ल्ट क्या रहा, N2 कितनी बार दिया और रिज़ल्ट क्या रहा। अब मुझे देना है N1, मैंने N1 1 बार दिया है, रिज़ल्ट क्या रहा, फेल।
तो ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब डिक्लेयर कर देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सच है, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये शपथ ले ली है मैंने। और सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से 2 मिनट देके इसमें चेक कर लो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग में अगर मिस्टेक होगी तो जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें मिस्टेक होगी। जेंडर चेक कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका सर्टिफिकेट में आएगा। एड्रेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एड्रेस पे आपका सर्टिफिकेट डिलीवर होगा। ये सब तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई उसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे और कर देंगे सबमिट। सबमिट करते ही ये डेटा आपका सेव हो गया है। इसका मतलब कि कभी आपको ये फॉर्म रिव्यू करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार वापस से फुल फाइनल चेक कर लोगे कि नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, मोबाइल नंबर ठीक है, एड्रेस ठीक है, ये सब चीज़ें। और जो आपने लेवल भरा है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, कहीं आपने गलत लेवल भर दिया हो तो जो भी लेवल आप फिल करेंगे वो भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद मैं कर दूंगा अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई आपको लगता है गलती है तो अपडेट कर लेंगे उसको। और एक चीज़ का ट्राई ये करना है कि अभी अपडेट कर लो। अगर सबमिट करने के बाद पेमेंट होने के बाद अगर आपको दिक्कत आई तो इसको अपडेट नहीं किया जाएगा या बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको। तो एक बार वापस से अच्छे से देख लो, कुछ गलती है उसको अपडेट कर लो, नहीं है तो हम चलेंगे सबमिट के लिए। उसके बाद पेमेंट गेटवे इधर सेलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे भी आपको पे करना है, पेटीएम से, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जिससे भी आपको पे करना है वो आप पे कर देंगे। तो पेमेंट करते ही इधर आपका कंफर्मेशन आ जाएगा पेमेंट डन। और जो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है आप उसको डाउनलोड करके रखिए। तो ये आ गई मेरी एक्नॉलेजमेंट स्लिप। इसको मैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकता हूँ या प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर लूँगा और ये आपके प्रिंट हो जाएगी हाथों हाथ, या पीडीएफ में इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव एज पीडीएफ। ये हो गई आपकी सेव। सो लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसी का दिल्ली में फिल नहीं हो पाता कैपिंग की वजह से, तो अभी आपने देखा कि N4, N3, N2 की एप्लीकेशन तो अवेलेबल थी ही नहीं। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि दिल्ली में तो अब हो नहीं सकता, तो अब आप ट्राई कीजिए जो इसके दूसरे JLPT के सेंटर्स हैं, ठीक है, जो पुणे हो गया आपका, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया। तो बेशक आपको उधर जाना तो पड़ेगा लेकिन कम से कम आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो ना। तो JLPT के जितने भी सेंटर्स आपके हैं उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो उन सबके लिए था जो कि दिल्ली सेंटर में JLPT का एग्जाम देना चाहते हैं। तो JLPT के साथ साथ आप नेट एग्जाम भी दे सकते हो। नेट एग्जाम क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो ऊपर जो वीडियो आ रहा है इस पर क्लिक करें, आपको डिटेल में पता लगेगा कि यार JLPT की तरह ही एक और एग्जाम होता है नेट टेस्ट। उसका इजीली आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आपको वो देखना है तो आप इधर क्लिक करें। आई होप आज के वीडियो में अगेन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल पोई पोई जापानीज विद अक्षय अग्रवाल। फिर मिलेंगे, बाय बाय। Hey guys, welcome to our channel पोई पोई जापानीज। माय नेम इज़ अक्षय अग्रवाल एंड आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि दिल्ली सेंटर के बच्चे किस तरीके से JLPT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। JLPT का एग्ज़ाम जो कि ईयर में 2 टाइम्स होता है, जुलाई के फर्स्ट संडे को और दिसंबर के फर्स्ट संडे को। तो प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इजीली किस तरीके से आप JLPT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली में जो JLPT एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराता है मोसाई इंस्टीट्यूट। तो आपको जाना पड़ेगा मोसाई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। तो उसके लिए डायरेक्टली आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं मोसाई दिल्ली और इमीडिएटली इनकी वेबसाइट आ जाएगी mosai.org.in। इस पर क्लिक कर देंगे हम, या इसके अलावा इजीली डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक ऐड कर देता हूँ। आपको सिंपली बस क्लिक करना है और आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। तो वेबसाइट ओपन करते ही डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा JLPT का फॉर्म वगैरह, लिंक कहाँ पे है, या फिर हो सकता है कि आपको इनके न्यूज़ अपडेट में जाके चेक करना पड़े। उसमें आता है कि JLPT के फॉर्म अब निकल चुके हैं, इस पर क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं।
तब जाके ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज को अगर मैं नीचे स्लाइड करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे इधर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अगर मैं इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख के फॉर्म फिल करूँगा तो फॉर्म फिल करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक तो उन्होंने बोला है जो भी फोटोग्राफ होगी आपकी उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, वाइट ले सकते हैं आप। जो फोटो होगी वो 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, 10 KB से कम ना हो और 50 KB से ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्म भरने से पहले ही, फॉर्म फिल करने से पहले ही फ़ोटो को एडिट करके उसको 10 to 50 KB के बीच में कर लेंगे, जो कि होगी JPG या JPEG। और जो फोटो का डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। आप सेल्फी अपलोड नहीं कर सकते हो। और इधर कुछ फोटो के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, चलिए एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है, इक्वल हो, डायमेंशन का ध्यान रखना है और कोई स्टाइलिश सी फ़ोटो ना हो, ऐसी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कार्टून वाली, सेल्फी, टोपी लगा के और ये गॉगल्स लगा के, इस तरीके से कोई भी फ़ोटो आपको नहीं लेनी है। सेल्फी भी इसमें अलाउ नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी कोई अजीब सी फ़ोटो ना हो, ठीक है। सिंपल आपको एक फ़ोटो लेनी है और ध्यान रखना है JPEG फॉर्मेट में हो और उसका जो साइज़ है मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। तो जो फ़ोटो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरने से पहले आपको सेट करके रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ़ोटो लगा देते हैं फिर आपका फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले फ़ोटो एडिट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। और JLPT एग्ज़ाम की फ़ी जो है वो है 1800 इंक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्सेस। तो ये फ़ीस पहले कम थी, कुछ टाइम से बढ़ गई है, तो मे बी कुछ टाइम में बढ़ती रहती है और ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी। तो ये फिक्स फीस है 1800, आप चाहे N5 दे, N4 दे, N3 दे, N2 दे, N1 दे, तो जो फीस है 1800 वो फिक्स रहेगी सारे लेवल्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 1800 ईजिली आप पे कर सकें, ऑनलाइन पेमेंट के टाइम दिक्कत ना आए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ID प्रूफ। तो एक ID प्रूफ आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास आधार कार्ड तो हो गई होगा, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड में जब आप अपना ID प्रूफ अपलोड करेंगे तो एक बहुत ही मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो भी ID प्रूफ है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो 100 KB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, वरना अपलोड नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 50-60 KB भी ये मना कर देता है। तो जितना छोटा साइज़ हो सकता है 20 KB, 30 KB, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करने से पहले। चलिए अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इधर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन JLPT जुलाई 2021, क्लिक हियर। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ईमेल एड्रेस जो भी होगा आपको वो फिल कर देंगे। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है अक्षय निहोंगो, तो मैंने डाल दिया akshay.nihongo@gmail.com। इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं हम इधर। और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो ध्यान रखना है कि वो 1 to 9 न्यूमेरिकल नंबर्स में ही होना चाहिए। मिनिमम 8 डिजिट्स होनी ही चाहिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बीच में होना चाहिए। तो कोई मोबाइल नंबर वगैरह ये कुछ भी डाल सकते हो आप, 1 2 3 और कुछ भी रैंडमली। ओके, नेक्स्ट मोबाइल। इधर अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट कर देंगे आप। नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर डिफरेंटली एबल्ड। अगर आप एबल्ड हैं तो यस कर देंगे और अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद कैप्चा, कुछ भी आ सकता है, कैप्चा डाल देंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है इसको रिफ्रेश मार सकते हैं कितनी भी बार आप। FIROD। तो अगर आपका कैप्चा सही है तो इसको कर देंगे हम साइन अप। उसके बाद आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड। टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल इनबॉक्स इंक्लूडिंग स्पैम। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली अपना जीमेल लॉगिन करना है। जो भी मेल आईडी आपने जस्ट इंसर्ट करी होगी उस पर एक लिंक आया होगा, उस पर क्लिक करेंगे और वो ले जाएगा हमें फॉर्म की तरफ। चलिए देखते हैं। तो जो सेम ईमेल आईडी मैंने जस्ट साइन अप के टाइम यूज़ करी थी उसी ईमेल आईडी पे मुझे चेक करना है। तो हो सकता है इनबॉक्स में इनका लिंक आया हो या हो सकता है कि स्पैम में लिंक आया हो। कभी कभी लिंक आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो थोड़ा सा वेट करिए, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, कभी कभी टाइम भी लग सकता है। तो मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, या तो स्पैम में आएगा या इनबॉक्स में आएगा। आपको सारे एक बार चेक कर लेने हैं।
तो इसको जैसे ओपन करेंगे इसमें आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी जो आपने साइनअप के टाइम यूज़ करी थी वो क्या है, पासवर्ड एक बार इधर रिव्यू कर सकते हैं आप, अभी काम आएगा, बताऊंगा मैं कैसे। और अगर आपको लॉगिन करना है तो इस पर क्लिक करिए, ये मैंने कर दिया क्लिक। तो ये हो गया मेरा ईमेल वेरीफाइड कि हाँ भाई ये लोग वेरीफाइड ईमेल यूज़ कर रहे हैं, अब ये एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। अब आपका अकाउंट तो बन चुका है, आपने साइन अप करके अकाउंट तो बना लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे हमें सेम ईमेल और पासवर्ड यूज़ करना है जो कि जस्ट अभी साइन अप के टाइम हमने ईमेल और पासवर्ड जनरेट किया था। तो चलिए मैं मेरा सेम ईमेल अगेन यूज़ कर लेता हूँ इधर, akshaynihongo@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड होगा वो इधर डाल देंगे आप और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो अब जब मैं अप्लाई या अपडेट नाउ पे क्लिक करूंगा तब मैं फॉर्म भरना स्टार्ट करूंगा। अप्लाई का मतलब है आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, अपडेट नाउ का मतलब है आपने फॉर्म फिल कर दिया है और उसमें कुछ अपडेट आपको करनी है। तो ये ओपन हो गया है हमारा JLPT का फॉर्म। तो ये देखिए ये ओपन हो गया हमारा JLPT का फॉर्म जो कि दिल्ली सेंटर वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से फॉर्म फिल करना है हमें। सबसे पहले आ रहा है कि आपको कौन सा लेवल देना है, N5, N4, N3, N2, N1, वो इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा इधर N1 और N5 ही आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि दिल्ली सेंटर में जो JLPT होता है उसके लिए कैपिंग स्टार्ट कर दी है, मतलब लिमिटेड फिक्स सीट्स जो है उसमें रहती है। तो N4, N3, N2 की सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है, अब बची है N5 और N1 की। तो जैसे ही फॉर्म आएगा आपको फटाफट रेडी रहना पड़ेगा अपनी फ़ोटो के साथ और पेमेंट रेडी रखना पड़ेगा ताकि फटाफट फॉर्म फिल कर सकें। तो अभी तो ये फिल हो गई है, लेकिन जब फॉर्म आएगा नया नया तो आप देख सकोगे कि N1, N2, N3, N4, N5 सारे इसमें लेवल्स आपको मिल जाएंगे। अब इधर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ N5 या N1 का। अगर आप जल्दी करेंगे तो सारे लेवल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, N1, N2, N3, N4 और N5 भी। तो अब मुझे देना है N1 लेवल, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया N1। सिंपली अब मुझे इधर बस कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नेम हो गया मेरा, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे आप। मोबाइल नंबर आपका पहले से आ जाएगा क्योंकि आपने साइन अप के टाइम यूज़ किया था। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। आपका हाउस एड्रेस आ जाएगा इधर। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर आपने इसमें इंसर्ट कर दिया। सिटी आप डाल देंगे जहाँ भी आप रहते हैं। उसके बाद स्टेट आप डाल देंगे जो भी आपका स्टेट होगा, जैसे मैंने डाल दिया राजस्थान। जो कंट्री है वो इंडिया आ जाएगी इधर। पोस्टल कोड, जो भी पोस्टल कोड आपके वहाँ का लोकल होगा वो पुट कर देंगे। नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। टेलीफोन नंबर है तो वो इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आईडी प्रूफ। तो एक आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही होगा, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आप एज अ प्रूफ इधर अपलोड कर सकते हो। तो मैंने जैसे कर लिया पासपोर्ट, ठीक है, मेरा पासपोर्ट नंबर में इधर डाल दूंगा। तो जो भी सेलेक्ट करेंगे वो नंबर इधर डाल देंगे। अगर आपने सेलेक्ट किया आपका आधार कार्ड तो आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। वोटर आईडी तो वोटर आईडी नंबर आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इधर आ जाएगा। पासपोर्ट मैंने सेलेक्ट किया है तो पासपोर्ट नंबर आ जाएगा इधर। सो नेक्स्ट स्टेप में जब आप अपना आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे तो एक बहुत ही मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो भी आईडी प्रूफ है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो 100 KB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, वरना अपलोड नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 50-60 KB भी ये मना कर देता है। तो जितना छोटा साइज़ हो सकता है 20 KB 30 KB वो वाली फ़ाइल आपको इधर अपलोड करनी है। और अगर किसी को इशू आता है 60 KB 90 KB में अपलोड करने पे तो ये आपको बोलेंगे 100 KB की फ़ाइल हम ले लेंगे, लेकिन नहीं लेते। तो इसमें आप यही करना कि और भी उसको जितना छोटा हो सकता है, KB कम हो सकती है, उतनी किलोबाइट्स KB में आपको इधर फ़ोटो अपलोड करनी है। इधर फ़ोटो उतने जितना कम हो सकता है उतनी KB में इधर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो अगर पहले से ये सब कर रखा होगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना आपका टाइम वेस्ट होते ही क्या होगा कि फॉर्म पहले ही फिल हो जाएंगे। तो ये सब तैयारी हमें पहले से करके रखनी है। मैंने ब्राउज़ किया जल्दी से, ये मेरी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करी और इधर मैंने अपलोड कर दिया। तो अगर आप सक्सेसफुली अपलोड कर देंगे तो आईडी प्रूफ अपलोड आ जाएगा, वरना इधर आ जाएगा रेड साइन।
अब सेम मैंने चीज़ करी हुई थी, फ़ोटो के साथ फ़ोटो जो चाहिए थी, डायमेंशन था उसका, और 50 KB से कम होनी चाहिए थी, JPG या JPEG में होनी चाहिए थी। ये मैंने सेलेक्ट करी फ़ोटो, और फटाफट जो भी मैंने फ़ोटो पहले से रेडी कर रखी है वो मैंने इधर अपलोड कर दी। तो इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या है ना कि आपको ये बताना है आपको जापानीज़ के बारे में कैसे पता लगा। टीवी, न्यूज़, ड्रामा, एनिमेशन, न्यूज़, मांगा जो भी है, तो कोई भी एक चीज़ जिससे आपको पता लगा आपने सेलेक्ट कर दी, वरना अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप अदर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में फिल करना है कि कहाँ पे आप जापानीज़ अभी पढ़ रहे हो या कहाँ पे आपने जापानीज़ पहले पढ़ी थी। तो आपके इंस्टीट्यूट, स्कूल, यूनिवर्सिटी जहाँ भी आपने जापानीज़ पढ़ी होगी उस इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाएगा। जैसे मैंने जापानीज़ पढ़ी जापानीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज से, तो जहाँ से भी आपने जापानीज़ पढ़ी होगी इधर आप फिल कर देंगे। जैसे कि मैंने फिल कर दिया जापानीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज JIFL जयपुर। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है प्लेस ऑफ लर्निंग जापानीज़। इसमें क्या है, आपने प्राइमरी एजुकेशन से पढ़ी है, सेकेंडरी से, हायर से, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ी है, और या तो आपने कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी या फिर आपने पढ़ी होगी खुद से, तो वो कर देंगे 5th ऑप्शन को सेलेक्ट। अगर उन्होंने खुद से पढ़ी है तो वो कर देंगे 6th ऑप्शन को सेलेक्ट। अब मैंने अगर किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ी तो मैं कर रहा हूँ 5th ऑप्शन को सेलेक्ट। अब 6th भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ये बताना है कि आप एग्जाम क्यों दे रहे हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, जैसे कि कोई बोल रहा है कि कोई जापान मुझे पढ़ने के लिए जाना है इसलिए मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कोई बोल रहा है मुझे जॉब के लिए या बिजनेस के लिए ये मैं जापानीज़ एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं अपनी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए जापानीज़ एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और कुछ भी आपको नहीं लगता तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कुछ वो बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया 5th पॉइंट, यूजफुल फॉर वर्क और विल बी यूजफुल इन ऑर्डर टू अटेन एम्प्लॉयमेंट, सिक्योर सैलरी इंक्रीज और प्रमोशन इन ओन कंट्री। तो जो भी आपको लगता है कि अच्छा मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस रीज़न से मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए, वो आप इधर सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा आप अदर कर दो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्यूपेशन। आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं, तो इधर मैंने कर दिया एम्प्लॉयड। ऑक्यूपेशन डिटेल, इसमें आपको बताना है कि जापानीज़ पढ़ के आप प्रोफेशनली उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब आप स्कूल में, कॉलेज में, अपने जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे बिजनेस करते हुए, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लगी है, उस तरीके से कुछ भी इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया यूजिंग जापानीज़ वाइल वर्किंग एज अ कंपनी एम्प्लॉई, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है कि द पर्सन विद होम यू यूजुअली कम्युनिकेट इन जापानीज़। तो टीचर के साथ आप जापानीज़ में स्पीकिंग करते हो, लिसनिंग करते हो, रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो। मेरे ख्याल से तो सभी करते हो। अगला पॉइंट है फ्रेंड के साथ, तो स्पीकिंग और लिसनिंग कर सकते हो, रीडिंग भी कर सकते हो, सब भी कर सकते हो। फैमिली के साथ तो कुछ भी नहीं होगा। सुपरवाइज़र अगर जापानीज़ कंपनी में हो तो जो भी आपको लगता है आप सेलेक्ट कर सकते हो। विद कोलिग्स, अपने दोस्तों के साथ कुछ भी सेलेक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। कस्टमर के साथ स्पीकिंग करते हो, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि आप किसके साथ जापानीज़ यूज़ करते हो, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो आप आपके अकॉर्डिंग। अब अगला जो लास्ट पॉइंट बचा है इस फॉर्म में वो ये है कि आपने कौन सा लेवल कितनी बार दिया है और उसका लास्ट में रिजल्ट क्या रहा, पास या फेल। तो ये शायद जले पे नमक छिड़कने वाली जैसी बात हो गई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सेलेक्ट तो करना पड़ेगा आपको। अब जैसे कि मैंने N5 दिया, कितनी बार दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, 9 बार। अब यार 9 बार में तो कोई पास हो ही जाएगा, लेकिन नहीं होता तो कोई बात नहीं, 9 तो मैक्सिमम में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जस्ट एक डेटा है कि कितने लोग जापानीज़ में एग्ज़ाम दे रहे हैं और कितने फेल हो रहे हैं, कितनी बार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी बार में आपने N5 पास किया वो आप ले लेंगे। जैसे मैंने 1 बार में करा सपोज़, तो मैंने 1 बार एग्ज़ाम दिया और जो भी रिज़ल्ट आया वो मैं लिख दूँगा, पास या फेल। N4 कितनी बार दिया, अगर किसी ने 2 बार दिया है, 3 बार दिया है तो वो इधर लिख सकता है। और इधर लास्ट में क्या रिजल्ट रहा, मतलब पहली बार, दूसरी बार फेल हुआ लेकिन 3rd बार वो पास हुआ है तो वो पास आएगा लास्ट में। N3 कितनी बार दिया और रिजल्ट क्या रहा, N2 कितनी बार दिया और रिजल्ट क्या रहा। अब मुझे देना है N1, मैंने N1 1 बार दिया है, रिजल्ट क्या रहा, फेल, तो ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब डिक्लेयर कर देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सच है, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये शपथ ले लिए मैंने। और सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से 2 मिनट देके इसमें चेक कर लो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग में अगर मिस्टेक होगी तो जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें मिस्टेक होगी। जेंडर चेक कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका सर्टिफिकेट में आएगा। एड्रेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एड्रेस पे आपका सर्टिफिकेट डिलीवर होगा, ये सब।
तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई उसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे और कर देंगे सबमिट करते ही ये डेटा आपका सेव हो गया है। इसका मतलब कि कभी आपको ये फॉर्म रिव्यू करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार वापस से फुल फाइनल चेक कर लोगे कि नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, मोबाइल नंबर ठीक है, एड्रेस ठीक है, ये सब चीज़ें। और जो आपने लेवल भरा है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, कहीं आपने गलत लेवल भर दिया हो तो जो भी लेवल आप फिल करेंगे वो भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद मैं कर दूंगा अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई आपको लगता है गलती है तो अपडेट कर लेंगे उसको। और एक चीज़ का ट्राई ये करना है कि अभी अपडेट कर लो। अगर सबमिट करने के बाद, पेमेंट होने के बाद अगर आपको दिक्कत आई तो इसको अपडेट नहीं किया जाएगा या बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको। तो एक बार वापस से अच्छे से देख लो, कुछ गलती है उसको अपडेट कर लो, नहीं है तो हम चलेंगे सबमिट के लिए। उसके बाद पेमेंट गेटवे इधर सेलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे भी आपको पे करना है, पेटीएम से, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जिससे भी आपको पे करना है वो आप पे कर देंगे। तो पेमेंट करते ही इधर आपका कंफर्मेशन आ जाएगा, पेमेंट डन। और जो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है आप उसको डाउनलोड करके रखिए। तो ये आ गई मेरी एक्नॉलेजमेंट स्लिप। इसको मैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकता हूँ या प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर लूँगा और ये आपके प्रिंट हो जाएगी हाथों हाथ, या पीडीएफ में इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव एज पीडीएफ। ये हो गई आपकी सेव। सो लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसी का दिल्ली में फिल नहीं हो पाता कैपिंग की वजह से, तो अभी आपने देखा कि N4, N3, N2 की एप्लीकेशन तो अवेलेबल थी ही नहीं। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि दिल्ली में तो अब हो नहीं सकता, तो अब आप ट्राई कीजिए जो इसके दूसरे JLPT के सेंटर्स हैं, ठीक है, जो पुणे हो गया आपका, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया। तो बेशक आपको उधर जाना तो पड़ेगा लेकिन कम से कम आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो ना। तो JLPT के जितने भी सेंटर्स आपके हैं उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो उन सबके लिए था जो कि दिल्ली सेंटर में JLPT का एग्जाम देना चाहते हैं। तो JLPT के साथ साथ आप नेट एग्जाम भी दे सकते हो। नेट एग्जाम क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो ऊपर जो वीडियो आ रहा है इस पर क्लिक करें, आपको डिटेल में पता लगेगा कि यार JLPT की तरह ही एक और एग्जाम होता है नेट टेस्ट। उसका इजीली आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आपको वो देखना है तो आप इधर क्लिक करें। आई होप आज के वीडियो में अगेन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल पोई पोई जापानीज विद अक्षय अग्रवाल। फिर मिलेंगे, बाय बाय।